हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सीटेट के जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं अब तक, मतलब कि 28 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक जिस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को आज हम इन्वॉल्व किए हैं। और आज हम पढ़ेंगे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीटेट में लगातार आ रहे हैं, और कुछ टफ क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे जो आपका 11 से 12 जनवरी के बीच में थोड़ा सा जो हार्ड शिफ्ट हुई है उस शिफ्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, और उनसे भी रिलेटेड करके हमने क्वेश्चंस लिए हैं। और ये जो क्वेश्चंस बने हैं बहुत ही मुश्किल से पूछ कर बहुत ही एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश करी हुई है जो अभी आपके एग्ज़ाम में हुई हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोग सीटेट का बहुत ही मन से तैयारी कर रहे होंगे। जिन लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आने वाले सीटेट के लिए जो लोग अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों को बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, और आई होप आप सभी लोग अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग, उसके बारे में बात करें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ, जिसको आप कहते हैं एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, इसमें बहुत ही ये वाली बात है कि ये जो एनसीएफ 2005 है और एनईपी जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, ऑप्शन है भौतिक संसाधनों को, शिक्षित और अभिप्रेरित अध्यापक को, बालकों के लिए ज्ञान और संदर्भित अनुभव को, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को। ठीक है, तो जो आपका एनसीएफ 2005 है इसमें बच्चा जो है उसके पॉजिटिविटी की बात हुई है कि जो बच्चा है उसका जो है बस्ते का जो बोझ है वो हल्का हो, ज्ञान ज़्यादा मिले। ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान ही मिले बच्चे को ना, और बच्चे को पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाया जाए। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन कि बालक के संरक्षित अनुभव, मतलब बच्चे ने जो पहले से अपने पूर्व ज्ञान जो रखा है उसको लेकर और पाठ्यक्रम में सुधार करके जो है चीज़ों को पढ़ाई जाए। ऐसा नहीं कि जो हम लोगों ने छाप दिया, जो प्रिंट कर दिया वही बच्चों को पढ़ना, चाहे बच्चों को अच्छा लगे या ना लगे। ठीक है, तो ये बात रही। 30 क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे जैसे कि हम अदर वीडियोज़ में चलते हैं। ठीक है, एक बालिका को साइकिल चलाना आता है और वह स्कूटी चलाना आसानी से सीख जाती है, अधिगम का स्थानांतरण है। ठीक है, अधिगम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है तो कहीं से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो वास्तविक स्थानांतरण है, नकारात्मक है, शून्य है, सकारात्मक है। आपको क्या लगता है? देखिए, स्थानांतरण का मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई चीज़ सीखी, ठीक है, कोई छोटी चीज़ सीखी, अब इससे हम कुछ बड़ा चीज़ सीख लेते हैं तो क्या हो गया, ये सकारात्मक स्थानांतरण होगा। ठीक है, लेकिन हम जब इस छोटे चीज़ से लेके कुछ नहीं सीख पाते हैं, कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, जैसे हमने कुछ भी नहीं सीखा तो वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो बालिका है, कोई बच्ची है, वो साइकिल चलाना सीख रही है, फिर उसको साइकिल चलाने आता है, फिर उसने स्कूटी चलाना सीखा, तो उसमें क्या होगा, सकारात्मक होगा। तो आप गलत हैं अगर सकारात्मक कह दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि साइकिल चलाना स्कूटी चलाना दोनों एक ही बात है ना। तो क्योंकि जो साइकिल के फीचर्स होते हैं सेम स्कूटी के भी फीचर होते हैं, बस थोड़ी सी वो भारी हो सकती है या कुछ फिजिकली उसको जो है डिफरेंस होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते। इसलिए बालिका ने क्या किया है, शून्य स्थानांतरण किया है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की साहब पूरी तरह से विराजमान है, आने वाले इन दिनों के क्वेश्चंस में आगे भी ये विराजमान रहेंगे, बिल्कुल भी श्योर है। तो देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार विकास क्या है, सामाजिक और संस्कृति और समाज का अंतःक्रिया। ठीक है, वातावरण का अंतःक्रिया, अनुवांशिकता का अंतःक्रिया, वातावरण तथा समाज का अंतःक्रिया। तो आपको क्या लगता है, वाइगोत्स्की साहब समाज की तो बात करते हैं तो ये बात तो सही हो जाएगी, लेकिन समाज यहाँ पे भी आ गया है। तो क्या वाइगोत्स्की साहब वातावरण की बात करते हैं? बिल्कुल ही, सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो वातावरण की बात करते हैं, लेकिन जब हम वाइगोत्स्की साहब की बात करते हैं तो ये अपनी संस्कृति, जो बच्चे के संस्कृति और समाज
का जो है बहुत ही ज़्यादा योगदान बताते हैं कि बच्चा यदि कुछ नया सीख रहा है तो अपनी संस्कृति और अपने समाज के अंतःक्रिया से सीख रहा है, अपने समाज में और संस्कृति में होने वाली चीज़ों को बहुत ही ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ें सीख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। संरक्षण का नियम बच्चा किस अवस्था में सीखता है? ये आपके आ गए पियाजे साहब। पियाजे साहब आ गए, जिनसे बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं और बहुत ही ईजी से ईजी क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप किस शिफ्ट में जाते हैं वो आपके ऊपर है। फिलहाल जब भी आप क्वेश्चन करें तो बहुत ही डेडिकेशन के साथ करें और बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। तो संरक्षण का नियम मतलब अपनापन, कि ये सामान मेरी है, ये मतलब हमारी है, ये नहीं किसी को दूसरे को नहीं मिल सकती। ठीक है, अब ये चीज़ इसमें मत लीजिए कि बच्चा बाल केंद्रित है, बच्चा जो है खुद को सेंटर में रख के सोचता है, यहाँ बात वो नहीं हो रही है, वो कोहलबर्ग के बारे में बात होगी। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो देखिए इनकी अवस्थाओं के बारे में भी पूछा है जनरली, तो हम बात कर लेते हैं। संवेदी पेशी अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष होती है आपका। ठीक है, और 2 वर्ष से लेके आपका 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक आपका 7 से 11 वर्ष होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका 11 से 18 वर्ष होती है, 18 वर्ष से एबव। ठीक है, या 11 वर्ष से ऊपर की बात होती है, उन्होंने 18 वर्ष कहा नहीं है रेगुलरली। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन, जब बच्चा संरक्षण समझ लेता है कि इकट्ठा करना, चीज़ों को इन्वॉल्व करके फिर से उसको रिलेट करके चीज़ों को सीख पाना, वो आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा किसमें से अवस्था को, जो नियम को जान लेता है, जैसे कि हमने व बनाया, ठीक है, व, अब बच्चे से कहेंगे बेटा क बना दो इसको, तो बच्चा क्या है, क बना दे रहा है, लेकिन उसको पता है कि अभी भी यदि हम इसको इरेज कर देते हैं तो हमारा व वापस आ जाता है। तो ये है आपका क्या, संरक्षण का नियम। ठीक है, कहने का मतलब ये है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम यहाँ नहीं करेंगे, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष है, साथ ही वह पढ़ने में भी कमज़ोर है। ठीक है, और वह आपसे निवेदन करता है कि उसे श्यामपट्ट पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे ना? उसे डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और बोलते रहते हो, ये जैसे हम लोगों के टीचर करते थे बहुत पुराने ज़माने में, तो ये तो काम नहीं करना है। उसे चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे, ठीक है मान लेते हैं। उसे अपने इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। उसके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था का सुझाव देंगे। मतलब बच्चा थोड़ा सा, ये पूरी तरह से तो वो ऐसा नहीं है कि उसकी डिसेबिलिटी है, वो देख नहीं पाता है, थोड़ा मोड़ा ऐसा है कि वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। अगर उसको नज़दीक बैठाया जाएगा श्यामपट्ट से तो वो देख पाएगा। ठीक है, तो चश्मा लगाने का सुझाव तो हम दे नहीं सकते प्रेजेंट टाइम में। ठीक है ना, उसके घर की आर्थिक स्थिति क्या होगी हमें तो वैसे भी पता नहीं है, और न ही हमें जानना है एज ए टीचर। तो हम क्या कहेंगे कि उसको अपनी इच्छा के अनुसार कहेंगे बेटा आप क्लास में कहीं से भी वहीं बैठ के देखो जहाँ से आपको पूरा साफ साफ श्यामपट्ट पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन आपका तीसरा। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, कोई प्रॉब्लम हो सकती, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे? कोई सी भी समस्या है और उसका समस्या समाधान करना है आपको, तो कौन सी विधि? विद्यालय उपचार विधि, परिवार उपचार विधि, सरकार उपचार विधि, समाज उपचार विधि। तो गवर्नमेंट भैया कहाँ से आ गया, सरकार उपचार विधि हटा दीजिए, ये नहीं होगा क्योंकि आप सरकार की विधियां नहीं लगा सकते, क्योंकि जो है करता धरता, मतलब उस टाइम में कि बच्चे के बारे में आप नेगेटिव पॉजिटिव क्या सोचते हैं एज अ टीचर, आप वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई काम ही नहीं है। आप ही हैं, उस कक्षा को या तो बनाइए या तो बिगाड़ दीजिए, उस बच्चे को या तो कुछ अच्छा सिखाइए या तो टाइम पास कर दीजिए ना। तो समाज उपचार विधि चलेगी नहीं क्योंकि वहाँ समाज से रिलेट करके नहीं। परिवार उपचार विधि भी नहीं चलेगी, चलेगा वहाँ क्या, विद्यालय उपचार विधि, क्योंकि बच्चा कक्षा में है और उसमें कक्षा में मतलब विद्यालय में ही उसे क्या हो रहा है, समस्या हो रहा है। एज ए टीचर आपका ये कर्तव्य है कि आप बच्चे की समस्या का समाधान करें, वो भी किस विधि से, विद्यालय उपचार विधि से। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्थान
नैतिकता के अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ठीक है, मतलब नैतिकता की अनुपस्थिति जहाँ पर बच्चे को नहीं पता होता है मौलिकता के बारे में, जहाँ पर बच्चे को या व्यक्ति को मौलिकता के बारे में नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, बस वो किसी चीज़ के डर की वजह से वो काम सही करता है। आई होप इतना हिंट से तो आप पता ही लगा लिए होंगे कि अस्तर कौन सा है। अस्तर है आपका पहला ना, अस्तर जो है आपका पहला, इसमें दो है दंड। ठीक है, दंड से है। और अब देखिए दूसरे में है आपका अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। ठीक है, इससे अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, फिलहाल क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, आगे चलते हैं। ये 4 अस्तर तो फिलहाल तो इसमें बता दें तो चौथा अस्तर होगा ही नहीं, 3 ही अस्तर होगा, और तीनों के क्या है 2-2 चरण है, 6 चरण है। आप लोगों ने नोट पढ़ा होगा ज़रूर ही। ठीक है, आगे देखते हैं। एनसीएफ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसलिए एनसीएफ बार बार लिया गया है इस वीडियोस में। और इस जो एनसीएफ की बात करी जाए तो एनसीएफ ऐसा टॉपिक है जो आपके 5 सब्जेक्ट को रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए एनईपी, एनसीएफ, ये सारी चीज़ें, आकलन, मूल्यांकन, अधिगम, अर्जन, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए, क्योंकि पेडागोगी सेशन से और सभी सब्जेक्ट के पेडागोगी में ये पूछा जाएगा। ठीक है ना। अगला है आपका एनसीएफ 2005 के आधार पर असत्य कथन है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जब आपका पूछ दिया है असत्य कथन मतलब सारा सही होगा, एक ही गलत होगा आपका ना। रचनावाद पर जोर देता है तो बिल्कुल ही सही है। एनसीएफ क्या है, क्रिएटिविटी को, क्रिएटिव चीज़ों को कहता है कि आप करिए, बच्चे को कुछ क्रिएटिव तरीके से बच्चे को सिखाइए। नहीं बच्चा सीख पाता है तो अपनी विधियों जो है मनोवैज्ञानिक विधियों को अपनाइए, लेकिन बच्चे को सिखाइए। शिक्षा प्रणाली लचीला बनाना, बिल्कुल ही ये भी सही है। ठीक है, यहाँ है नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, नहीं, जब नहीं मिलेगा तो ये भाई भाई हो जाएंगे और वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, क्योंकि इसमें गलत पूछा है तो इसमें गलत ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। शिक्षा प्रणाली लचीला बनाना, तो हाँ एनसीएफ कहता है कि जो बच्चा है वो किस तरीके से सीख पा रहा है आप उस तरीके से सिखाइए। जो आपके सिखाने की विधि है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस लाइए, थोड़ा सा उसमें लचीलापन लाइए, कि आप ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को हड़का के, डांट के, फटकार के, ज़बरदस्ती ही याद करवाएंगे या कुछ चीज़ को सिखाएंगे ना। तो शिक्षा प्रणाली थोड़ा क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन में ना। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है कि एनसीएफ कहता है कि जो बच्चे का व्यवहार है और वो जो घर से या अपने पर्यावरण से जो सीख के आया है उसके साथ क्लास में सिखाया जाए, और ऐसा नहीं है कि कक्षा में जो बच्चा नहीं कभी देखा है उन चीज़ों को पढ़ाया जाए, उसके परिवार से रिलेट करके, उसके वातावरण से रिलेट करके चीज़ों को सिखाया जाए। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए गलत होंगे क्योंकि इसमें गलत पूछा है। जब गलत होगा तो वही सही होगा। लिंग पूर्वाग्रह पर जोर देता है, बिल्कुल यही क्या है, गलत है। वो लिंग पूर्वाग्रह पे जोर नहीं देता, वो तो लिंग पूर्वाग्रह का क्या करता है, विरोध करता है। समझ में आई बात। आई होप आपको चीज़ें सही समझ में आ रही होंगी। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आप तक पहुँच पा रहा होगा। लिंग पूर्वाग्रह पर जोर नहीं देता है, वो विरोध करता है लिंग पूर्वाग्रह पे, कि मतलब ऐसा क्यों है कि लड़की वाला ही काम करे। कहने का मतलब है कि लड़कियां जो हैं वो बर्तन ही धुले, और जो व्यक्ति हैं या जो लड़के हैं वो जाके सब्जी लाएं या खेत का काम करें। इन दोनों में एक्सचेंज हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये लिंग पूर्वाग्रह का क्या करता है, विरोध करता है, ना कि जोड़ देता है। एनसीएफ 2005। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को संदर्भित करता है। अधिगम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, हिंदी इंग्लिश सब में, तो सब में लिया गया है। ठीक है, और हाँ ये कहना मैं भूल गई कि इस वीडियो में हम 3 से 4 जो सब्जेक्ट हैं आपके, उन सब्जेक्ट के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीडबी के ही बारे में बात करेंगे, ईवीएस भी है और हिंदी भी है और आपका इंग्लिश भी है। ठीक है, तो अधिगम को जो है प्रदर्शित करता है, कौन सा वाक्य है वो पढ़ते हैं। हाथ जोड़कर अध्यापक को अभिवादन करना। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, ये तो गलत हो गया। ये पावलाव साहब कहाँ से आ गया ना, ये नहीं है, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया भाई। ये सीखने की जरूरत थोड़ी है कि अब आप कुछ खट्टा चीज़ को कोई खा रहा है, इमली हुआ, संतरा हुआ या नींबू हुआ, तो
कोई खा रहा है तो आपका मन भी होता है ना कि हाँ मेरा भी मन कर रहा है, भले ही आपको खाना मना है या कुछ भी, लेकिन हो जाता है ना। तो ये स्वाभाविक चीज़ें हैं और इसको अधिगम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आगे बातें बढ़ाएंगे ना, आगे चलते हैं। चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में बिना किसी की सहायता से भोजन करना, बिल्कुल भी नहीं, बिना किसी की सहायता से भोजन करना। जब बच्चा छोटा होता है तो मम्मी कहती हैं कि बेटा ऐसे करके पकड़ो चम्मच को ना, इस तरह से मुंह में डालो भोजन, तो सिखाया जाता है बच्चे को। तो ये नहीं हो पाएगा आपका, 2 ऑप्शन कट गए। अब हाथ जोड़कर अध्यापक को अभिवादन करना, ये मौलिकता है और मौलिकता बच्चा सीखता है। सीखने का मतलब अनुकरण करता है। अब देखिए, अधिगम और अनुकरण में बड़ा अंतर है। मैंने इस पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी और बहुत ही पुरानी वीडियोज़ हैं। कम से कम 1-1.5 महीने पहले मैंने वीडियोज़ बनाई थी, जब सीटेट का फॉर्म भी नहीं भरा जा रहा था, उसके पहले मैं वीडियोज़ बना रही थी। तो अनुकरण अधिगम दोनों में अंतर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने समझाया है। यदि आप समझना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके वीडियोज़ को देखें। फ़िलहाल मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि अधिगम जो होता है उसका जो एक टॉपिक होता है कि हमें सीखना है या इसकी एक प्रक्रिया होती है। अनुकरण जो होता है हम किसी को देख के सीखते हैं ना, इमिटेशन। तो यही इसमें अंतर है। आगे उसमें डिटेल में दिया गया है उस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो ये बच्चे को क्या है, कहा जा सकता है ना कि बेटा पापा या चाचा आएंगे, आपके बड़े वाले अंकल आएंगे तो आपको नमस्ते करना है, पैर छूना है ना। तो बच्चे को बताया जा रहा है मौलिकता। यह ऑप्शन भी नहीं होगा, सही होगा आपका तीसरा, कि बच्चा चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में सीख लेता है। तो यही क्या है, अधिगम है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका, अधिगम है। क्योंकि चढ़ना और भागना और फेंकना बच्चे को सिखाया जाता है ना, कि और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा देख देख के सीख जाता है, वो प्रैक्टिस करता है ना, प्रैक्टिस करता है। आपका जो थॉर्नडाइक साहब कहते हैं त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, तो यहाँ लागू होता है। जब छोटा बच्चा होता है वो चलता है पैरों से, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर ना, इस तरह से। तो ये ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। और कोहलबर्ग साहब फिर से आ गए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी इसी तरह से ये आते जा रहे हैं सीडीपी में ना, इनका कोई वो नहीं है कि कब आ जा रहे हैं। और जब क्वेश्चन आ रहा है तो जिनको तो कन्फ्यूजन नहीं है, जिनका कन्फ्यूजन क्लियर है, वो तो बढ़िया से कर ले जा रहे हैं। देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। मतलब जब बच्चे को कोई व्यक्ति को नैतिक निर्णय लेना होगा तो वो सबसे पहले किस ओर झुकेगा, किस तरफ से अग्रसित होगा। अंतर्निहित संभावित दंड से, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो अब देखिए, कंडीशन पहला दे दिया ना, पूर्व परंपरागत स्तर। और पूर्व परंपरागत स्तर जो है वो आपका स्तर पहला है। और स्तर पहले में जो बात होती है नैतिकता की, तो उसका स्तर पहले का जो पहला चरण है आपका अंतर्निहित संभावित दंड। बच्चा जो होता है वो क्या करता है, उसे कहा जाता है कि बेटा, मम्मी कहती है कि बेटा जब बड़े वाले अंकल आएंगे तो आपको पैर छूना है, वरना आपको पापा डांटेंगे ना। तो बच्चा डर की वजह से, बड़े जो अंकल आते हैं भले उनसे उस बच्चे को डर लगता है, वो पैर छूता है। ठीक है, तो अंतर्निहित संभावित दंड हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, ये स्तर 2 का पहला है। व्यक्तिगत मूल्य, ये स्तर 2 का तीसरा है। व्यक्तिगत मूल्य और पारिवारिक अपेक्षाएं, ये स्तर तीसरे का पहला है। और चौथा जो है आपका मौलिकता से संबंधित है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब हम भाषा सीखते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो भाषा शिक्षक। अच्छा, मतलब जिस भाषा को सीख रहे हैं उसका शिक्षक भी होना चाहिए, सही बात है भाई, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है। पाठ्य पुस्तक भी सही है, हाँ। आकलन की जटिलता, भाषा समृद्ध परिवेश। मतलब ये भी होता है ना, कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में ये है कि आप अगर किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, अगर वह उसी वातावरण में सीख रहे हैं तो आपको जल्दी चीज़ें आएंगी। जैसे आपको आर्ट सीखना है तो आप डांस की क्लास में सीखेंगे क्या, नहीं, आपको आर्ट तो परिवेश बनाना पड़ेगा ना भाई। तो ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट की बात हो रही है यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग के लिए, तो वो हो जाएगी आकलन की जटिलता, ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। अब कैसे, क्योंकि
जब हम भाषा को सीखेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जब बच्चे को सिखा रहे हैं तो जब हम आकलन करें कि बच्चे ने कितना सीखा, उसकी जटिलता होनी चाहिए कि अगर नहीं सीखा है तो क्यों नहीं सीखा है, उसका उपचार किया जाए, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाए, या उसको किसी अलग तरीके से, किसी शिक्षा मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको सिखाया जाए। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। चलिए, और हाँ, माफ़ी चाहती हूँ आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। बस मुझे इतना कहना है कि यदि आपको वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी ये वीडियो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो, ताकि मैं जो भी वीडियोज आप सबसे पहले अपलोड करती हूँ वो आप तक पहले पहुँचे, इसलिए। चलिए फिलहाल चलते हैं, इन चीज़ों की आदत नहीं है कि कहा जाए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिलहाल आगे देखते हैं। पठन का उपकौशल है। पठन का उपकौशल क्या है? लिपिबद्ध करना, वर्तनी याद करना, कहानी की घटना याद करना, अनुमान लगाना। जैसे पठन का उपकौशल है। अब पठन के कौशल भी हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ मैं, जब सीटेट का एग्ज़ाम नहीं आ रहा था उसके पहले, बहुत पहले मैंने वीडियोज़ बनाई है, बहुत बेसिक चीज़ों पर बनाई है। यदि आपका एग्ज़ाम है आने वाले कुछ 3-4 दिनों में, तब तो आप उसको देखिए, लेकिन यदि आपका कल एग्ज़ाम है तो आप उन चीज़ों को मत देखिए, आप बस जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन टॉपिक को ध्यान से देख लीजिएगा और पूरा डिटेल में समझ लीजिएगा। चलिए, लिपिबद्ध करना बिल्कुल भी नहीं, ये पठन का कौशल है पहला, तो ये नहीं होगा। वर्तनी याद करना बिल्कुल भी नहीं होगा। कहानी की घटना याद करना ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। पठन का उपकौशल जो होगा वो होगा आपका अनुमान लगाना। ठीक है, उपकौशल है कि जब हमको कुछ नहीं समझ में आता भैया तो हम अनुमान लगाते हैं, जैसे कभी कभी कि हमें एग्ज़ाम में करते हैं ना, अधिकतर लोग एग्ज़ाम करते हैं भाई, हाँ हम लोग नहीं करते। चलिए आगे है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक है। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि यदि हम कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसमें हमारी मातृभाषा मदर टंग का यूज नहीं होता है। ये हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, जिससे आप समझेंगे कि ये जो मेथड है कितना यूजफुल है और कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अनुवाद विधि बिल्कुल ही नहीं। जब हम अनुवाद करेंगे, जैसे हमें हिंदी को बच्चों को समझाना रहता है तो हम अपनी मातृभाषा का यूज़ करते हैं ना, जो है अनुवाद करते हैं हिंदी में तो बच्चा समझ पाता है, तो ये होगा नहीं। द्विभाषी विधि हो जाएगा तो उसमें मातृभाषा भी हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है, कोई बोली भी हो सकती है, और एक जो भाषा जो हम सीख रहे हैं वो बहुत सारी भाषा हो जाएंगी। अप्रत्यक्ष विधि बिल्कुल भी नहीं होगा, हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। आई होप आप क्लियर होंगे, यदि आपने पढ़ा होगा तो डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि है। जो है डायरेक्ट मेथड में बच्चे को किसी दूसरी या उसकी मातृभाषा का यूज नहीं करवाया जाता। अगर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी चीज़ों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको हम अनुवाद करके मातृभाषा में बताएंगे। आई होप आपको बात क्लियर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भाषा से क्या अभिप्राय है? भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, अक्षर और ध्वनियाँ है। तो भाषा की बात हो रही तो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ये बात हो गई। आगे चलिए। एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट, ये हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग ना, क्योंकि 10 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन सीडी पे था, अब हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग। एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ लिखता है और विद्यार्थी उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीक से मेल खाती है? मतलब हम लिख रहे हैं, बच्चे देख के कॉपी पे उतार रहे हैं। खेल विधि नहीं है, अभ्यास विधि नहीं है, श्रुतलेख विधि नहीं है। श्रुतलेख विधि वो कि हम बोल भी रहे हैं, श्यामपट्ट पे लिख रहे हैं और बच्चा क्या कर रहा है, लिख रहा है। ठीक है, तो ये है प्रतिलेख विधि, क्योंकि देख देख के उतार रहा है बच्चा, नकल कर रहा है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये किसने कहा है? पावलोव, जीन पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो बिल्कुल ही अभी मैंने ये क्वेश्चन लिया था हिंदी में भी, इसी तरह क्वेश्चन आया था आपका 29 दिसंबर को, और मैं पर्सनली आपको बता सकती हूँ कि ये सही है और ये क्वेश्चन आया था और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आ गया आपका ईवीएस है कि किस पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते? आम, खेजड़ी, रेगिस्तानी ओक, बरगद। तो खेजड़ी जो वृक्ष है उसमें क्या है, कीड़े नहीं लगते। और खेजड़ी वृक्ष से 29 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया था। और खेजड़ी वृक्ष का कहाँ है? जो है ये राजस्थान का है, राजस्थान का है। ठीक है, कहाँ का है? राजस्थान का है खेजड़ी वृक्ष। और रेगिस्तानी ओक भी क्या है? राजस्थान का है। माफ करिएगा, राजस्थान समझ लीजिएगा आप, दोनों है। मकड़ा के संदर्भ में
असत्य कथन है। ठीक है। कीट वर्ग का अपवाद है, बिल्कुल ही कीट वर्ग का अपवाद है। मादा मकड़ी गर्भधारण करने के बाद नर मकड़ी को मार देती है, बिल्कुल सही है। इसमें नेगेटिव जब भाई भाई मिलेंगे तब वो सही होगा। समूह में रहते हैं, नहीं, यही क्या है, असत्य है। यही ऑप्शन आपका सही है और ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कैसे, सामाजिक जीव नहीं है, ये भी सही है क्योंकि ये समूह में नहीं रहता इसलिए ये सामाजिक जीव नहीं है। कीट वर्ग का अपवाद इसलिए है क्योंकि सभी कीट को जो है 2 से 6 पैर होते हैं, लेकिन इसके कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, 7 से 8 पैर हो जाते हैं ये, इसीलिए ये कीट वर्ग का अपवाद है। ठीक है। असम का मुख्य भोजन है बेरमा, टेपियोका, मछली चावल, चने का साग। चने का साग पंजाब का है, मछली चावल पश्चिम बंगाल का है, टेपियोका आप समझ रहे हैं कहाँ का है, बहुत ज़्यादा आपने रट लिया। और असम का है आपका बेरमा। ठीक है। बेरमा मतलब मछली का भोजन होता है, ये भी एक प्रकार का मछली। कहाँ के लोग फसल काटने के बाद एक विशेष त्यौहार का आयोजन करते हैं? ये 29 दिसंबर को ईवीएस में पूछा गया और डेफिनेटली पूछा गया है। आप यदि निश्चित इसमें श्योर होना चाहते हैं तो किसी से पूछिएगा, अगर उसको ईवीएस के क्वेश्चन याद होंगे तो पक्का बताएगा कि हाँ आया था, मैं श्योर हूँ। तो असम, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल ही असम के लोग जो है फसल कटने के बाद जो है वो मनाते हैं त्यौहार जिसका नाम है बिछुआ या बिहू त्यौहार। ठीक है। आई होप आपको बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। किस कला में फूल पत्तियां, इंसान एवं जानवर की कलाकृति की जाती है? मधुबनी चित्रकला, वर्ली चित्रकला, पट्ट चित्रकला, काली घाट चित्रकला। ठीक है। तो बात करी जाए कि फूल पत्तियों का सबसे ज़्यादा तो मधुबनी चित्रकला में है, जो बिहार में है। बिहार के मधुबनी गांव में ये चित्रकला का विकास हुआ है या शुरुआत हुई है। ठीक है। रेल टिकट के संदर्भ में असत्य कथन है, तो रेल टिकट के संदर्भ में जो असत्य कथन है वो देखेंगे, निगेटिव मिलेंगे, भाई भाई हो जाएंगे। ट्रेन नंबर होता है इसलिए गलत है। ट्रेन का नाम सही होता है इसलिए गलत है। टिकट प्रारंभ होने का समय बिल्कुल ये भी होता है तो गलत है। व्यक्ति का नाम नहीं होता, सिर्फ ट्रेन का नाम होता है, यही असत्य है। और दोनों भाई, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, लेकिन इसमें असत्य ही पूछा है, गलत पूछा है तो गलत ही क्या होगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है बंगाल की खाड़ी से नहीं लगती है? 29 दिसंबर को पूछा गया है। ठीक है। और मैपिंग से क्वेश्चन बहुत सारे आपके आ रहे हैं, इसलिए मैप आप बिल्कुल देख के जाइए। ठीक है। तो हम बना लेते हैं आपका दक्षिणी भारत यहाँ से लेके, जैसे मान लीजिए ये दक्षिणी भारत हो गया और ये हो गया। ठीक है। तो केरल जो है, केरल यहाँ आ जाता है। केरल कहाँ आता है? यहाँ आता है। अब इसके बाद आपका आता है तमिलनाडु, फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश, फिर आता है आपका उड़ीसा। ये उड़ीसा आता है, ये आंध्र प्रदेश आता है और तमिलनाडु। तो केरल ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये आपका अरब सागर या हिंद महासागर से रिलेट करता है। और बंगाल की खाड़ी आपका यहाँ है, यही पश्चिम बंगाल है आपका ना, ये पश्चिम बंगाल है। तो ये आपका केरल ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। कौवा, चील, बुलबुल। नहीं, कौवा हमसे ज़्यादा दूर नहीं देख सकता। बाज, कबूतर, तोता। बाज तो देख सकता है, चील तो देख सकता है, लेकिन अब जो तोता और कबूतर नहीं, तो चील, बाज, गिद्ध बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। ये तीनों जो है हम मानव से 4 गुना दूरी तक देख पाते हैं। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो जो चित्रकला है वो आपके संबंधित है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। कलमकारी चित्रकला बिहार की जो बात हुई है वो मधुबनी में हुई है। ठीक है, मधुबनी। ठीक है, चित्रकला। आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश का नृत्य है, नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ है कि इस टाइम जो है ये यूपी टेट के सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब सी टेट में भी आपको पढ़ना है। पता नहीं क्यों सिलेबस या चीज़ों को सिलेबस से ही तो दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो पढ़े ही हैं, कर ही लेंगे। आंध्र प्रदेश का नृत्य है जो है कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है। अब बात करें कालबेलिया, कालबेलिया आपका राजस्थान का है। बिछुआ जो है आपका असम का है। ठीक है, और भरतनाट्यम आपका जो है तमिलनाडु का है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब इंग्लिश के 2-3 क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मेथड इज़ बेस्ड ऑन द थियोरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। पहले एग्जाम्पल बताते हैं फिर नियम बताते हैं। ये किसका है? नियम बताते हैं, पहले एग्जाम्पल बताते हैं फिर रूल बताते हैं। कौन सा? डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, 1 और 2 दोनों, या 1 and 2 बोथ, इंसिडेंटल मेथड। इंसिडेंटल मेथड नहीं होगा, अचानक से जो चीज़ें हमें आती हैं सूझ का सिद्धांत वाला इंसिडेंटल मेथड पे आ जाएगा ना। तो डिडक्टिव मेथड मतलब निगमनात्मक, निगम पहले साफ कर देते हैं, इसको फिर से लिखते हैं
ना डिडक्टिव मेथड निगमनात्मक ठीक है, और ये क्या है, आगमन विधि। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आगमन विधि में ही क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल बताते हैं फिर रूल बताते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। लैंग्वेज क्लासरूम शुड बी, जो भाषा शिक्षण होना चाहिए या कक्षाएं होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इमिटेटिंग होनी चाहिए। इमिटेटिंग मतलब अनुकरण, अनुकरण मतलब किसी देख को सीखेंगे नहीं। इरिटेटिंग होगी तो कौन पढ़ेगा भाई। इंटरफेरिंग मतलब टीचर पढ़ा रहा है तब तक किसी चीज़ को सिखा रहा है, टॉपिक पूरा भी नहीं तब तक बच्चा सभी बच्चे चिल्लाने लगे कि नहीं सर ऐसे नहीं ना, तो ये इंटरफेरिंग नहीं होगा। इंटरेक्टिव होगा, इंटरेक्टिव की कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जाए किसी भी लैंग्वेज को। आगे चलते हैं। एट द प्राइमरी लेवल स्पीकिंग स्किल अमंग द लर्नर कैन बी बेस्ट डेवलप थ्रू, कह रहा है प्राइमरी लेवल पर जो 1 से 5 तक बच्चे होते हैं उसमें जो है स्पीकिंग स्किल, जो बच्चे की बोलने का कौशल है वो किस तरह से डेवलप होगा अच्छे तरीके से। डिबेट एंड डिस्कशन, जब हम बच्चों में डिस्कशन करवाएंगे या बच्चों में बहस करवाएंगे, वार्तालाप करवाएंगे तब। प्रोजेक्ट वर्क गलत हो जाएगा बिल्कुल भी। प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन में तो बच्चा सिर्फ अपने ही बात, एक ही बच्चा बोल पाएगा, प्रेजेंट करेगा, सारे बच्चे शांत रहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। ग्रीटिंग, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनफॉर्मल अनौपचारिक तरीके से हम बच्चे की बात करें। जैसे हम इंग्लिश ही सिखा रहे हैं तो पहले बच्चे को यही सिखाएं कि गुड मॉर्निंग मीन्स क्या होता है, गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, आप कहाँ गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चे तो सोचते हैं ना कि हम स्कूल में ही गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, घर पे गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते। तो बच्चे को इनफॉर्मल तरीके से बताइए, अपने उसके घर के वातावरण से जोड़ के पढ़ाइए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट अ चाइल्ड लर्न थ्रू इमिटेशन, किसने कहा कि जो बच्चा सीखता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, किसने कहा है ये, BF स्किनर। तो हाँ बिल्कुल ही BF स्किनर साहब ने ही इस बात को कहा है कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो अनुकरण, क्योंकि कोई अगर उसके अगल बगल नहीं बोलता वो भाषा तो वो बच्चा वो भाषा नहीं सीख पाता। कहीं ना कहीं ये भी बात सही है। ले वाइगोत्स्की ये बात नहीं कहते हैं। और आपके जीन पियाजे साहब तो भाषा को जो है तवज्जो ही नहीं देते हैं ना, वो कहते हैं कि पहले विचार आया फिर उसके बाद भाषा आई। नॉम चॉम्स्की तो अलग ही हैं, इन्होंने LED जो लर्निंग एबिलिटी, ये जो D से क्या था आप बताइए। इस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय टेक केयर।